नमस्कार दोस्तों। यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा में जाने से पहले इन 3 प्रश्नों को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं: मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। इसमें सही विकल्प जो है झारखंड आपका सही विकल्प है कि झारखंड के लोगों की भाषा कुडुख है। इसी तरह से दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? दोस्तों ध्यान रहे, यहाँ चारों कथन उपयुक्त हैं, लेकिन एक कथन ऐसा है जो कम उपयुक्त है, कम सही है। ऐसा कथन यहाँ पर जो है उसको ध्यान देना है कि कम उपयुक्त कौन सा है। बच्चे की निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। इसी तरह से तीसरा विकल्प है, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। चौथा विकल्प है, बच्चों के पोर्टफोलियो में उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो इस तरह से 4 विकल्प है। चौथा विकल्प बहुत सही लग रहा है, तीसरा विकल्प भी बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरा विकल्प बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ विकल्प 1 जो है वह सही कम लग रहा है, इसलिए यहाँ आपका उत्तर विकल्प 1 होगा कि बच्चे के निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने जो है, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं? प्रश्न है, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया जाता है? इस प्रश्न के माध्यम से किस तरह के प्रकरण कौशल का आकलन किया जाता है? तो ध्यान रहे, यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं: वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग करना। तो 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं। चारों विकल्प में सबसे उत्तम विकल्प जो है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग करना होगा। अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग करना होगा। इस तरह से चौथा विकल्प यहाँ सही आया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न जो हमारा है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति जो होती है पर्यावरणीय मुद्दों द्वारा संबोधित करती है। पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करती है। इसमें 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों के द्वारा संबोधित करती है। क्या? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। चौथा विकल्प है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो यहाँ बहुत अच्छा विकल्प जो होगा यही होगा कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो हमारा ये चौथा विकल्प सही आया। इस तरह से अगले विकल्प की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। एक सवाल है, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। इसी तरह से दूसरी कक्षा के शिक्षक 6B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति के बारे में बात करनी है।
यहाँ इन सवालों की प्रकृति के बारे में बात करनी है। 4 प्रकृति दी गई हैं, चारों में से कौन सी सही है उसे बताना है। ए प्रकृति, ए बद्ध अंत वाला, ए बद्ध अंत वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। ए बद्ध अंत वाला अभिसारी है जबकि ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है। इसी तरह से दूसरा विकल्प जो हमारे सामने है, ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बद्ध अंत वाला अपसारी है। इसी तरह से तीसरा है, ए मुक्त अंत वाला अपसारी है और बी बद्ध अंत वाला अभिसारी है। इसी तरह से अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम विकल्प है बद्ध अंत वाला अपसारी है और बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है। तो यहाँ विकल्प 2 आपका सही आ रहा है। विकल्प 2 यह है, क्या है, ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बद्ध अंत वाला अपसारी है। इस तरह से विकल्प 2 आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, कक्षा में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है या नहीं है। इस तरह से 6 वाले प्रश्न में हम चलते हैं। मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। शिक्षकों अवलोकन और रिकॉर्डिंग, किसी को न रोकें, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य क्या है, मौखिक परीक्षाएं होनी चाहिए। मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो, इसलिए हाँ सत्य है। इस कथन को हम आवश्यक मानते हैं, इसलिए यहाँ पर यह कथन उपयुक्त है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कक्षा की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती हैं और पानी में डाल देती हैं एवं दिखाती हैं कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से निचोड़ती हैं और फिर से पानी में डाल देती हैं तथा शिक्षार्थियों को दिखाती हैं कि वह डूबता है। बाद में यह शिक्षार्थियों को सोचने और कारण देने के लिए कहती हैं, ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ उत्तर 4 दिए गए हैं। परिकल्पना दिया गया है, वर्गीकरण दिया गया है, अवलोकन दिया गया है, मापन दिया गया है। इसमें परिकल्पना आपका विकल्प सही होगा। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संबंध में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। कोई एक सही है, एक वांछनीय अभ्यास है, उसी को पहचानना है। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, बच्चे की अस्मिता का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, पाठ्यपुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। इस तरह से यहाँ पर विकल्प सही है। क्या सही है, तीसरा विकल्प सही है कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। यह वृक्ष संरक्षण अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक प्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रेरित करना, समूह चर्चा के लिए समूह बनाना। इस तरह से 9वें प्रश्न में आपका विकल्प जो है, सबसे उत्तम विकल्प जो है 2 सही है। एक पौधे को
अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक को अप्रेरित करना। इसी तरह से 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे चित्रकला और शिल्पकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे चित्रकला और शिल्पकला को समूह में सीखना विशेश रूप से पसंद करते हैं। तो किस तरह से यह 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। बी, यह सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। सी, जब बच्चों के सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उनके द्वारा प्रेरित भी होते हैं। डी, कक्षा में अनुशासन बढ़ाता है। सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ सही विकल्प क्या है, इसको हमें चुनना है। तो सही विकल्प को देखना है, केवल ए और डी, केवल ए बी डी, ए बी सी, तो यही विकल्प सही है, ए बी सी। ए बी सी सही है क्योंकि ऊपर के तीनों कथन सही थे। इस तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक का अवलोकन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। चित्र पठन, सृजनात्मक लेखन, निदर्शन प्रदर्शन और हस्तपरक गतिविधि। इस तरह से इस प्रश्न में सबसे उत्तम उत्तर जो होगा 4 होगा, हस्तपरक गतिविधि। हस्तपरक गतिविधि। इसी तरह से हस्तपरक गतिविधि इसको आप सही कर लेंगे, हस्तपरक गतिविधि। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में से अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, चक्र, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 4 अवधारणाएं हैं। परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं उनके पुस्तकें, अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ एवं कविताएँ। कहानियाँ एवं कविताएँ, तो क्या अवधारणाएं हो सकती हैं? ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें सबसे अच्छी अवधारणा जो होगी क्या होगी? परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें। ए बी डी नहीं होगा, डी नहीं है, ए बी सी डी नहीं होगा, केवल ए और बी। आपका विकल्प क्या सही होगा? ए बी सी डी। ए बी सी डी विकल्प आपका सही हो रहा है क्योंकि डी वाला ऑप्शन भी सही है। ए बी सी डी चारों विकल्प यहाँ सही माने जा रहे हैं। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। कांच के जार तथा बोतलों को उनके आचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। उनमें अचार भरने से जाता, ऐसा क्यों? कांच के जार या बर्तन को कुछ भरने से पहले, अचार वगैरह भरने से पहले उन्हें सूर्य के से धूप में सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो उत्तर 3 सही होगा। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए कांच के जार या बर्तन को धूप में सुखाया जाता है। इस तरह से अगला प्रश्न है। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। क्यों सूख गए हैं कि क्यों ढक गया है? इसी तरह आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लिए गए हैं। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो इस तरह से 3 प्रश्न दिए गए हैं। तीनों से आपको देखना है कि तीनों से क्या विकल्प हो सकता है, तीनों से क्या सही हो। ए और बी सही हो सकते हैं कि पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब
सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा, आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। अगर सीमेंट से मिट्टी को ढक दिया जाता है तो वहाँ पानी पर रिस कर नहीं जा पाता, और बोरिंग पंप अधिक लगने से उस जल का सतह अपने आप नीचे हो जाता है, जिस कारण से यहाँ दोनों विकल्प सही बताए जा रहे हैं। इन दोनों विकल्प सही होने के कारण आपका सही उत्तर क्या होगा? ए और बी। ए और बी सही उत्तर होगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? बगुला भैंस पर बैठता है, क्यों बैठता है? बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो पढ़ने से ही स्पष्ट हो रहा है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, साथ साथ जीने का संबंध है। भैंस अपना काम करती रहती, बगुला अपना काम करता रहता है। इस तरह से यह विकल्प सही हुआ। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? निम्नलिखित में जड़ का कौन कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो नहीं है कौन सा कार्य? भोजन भंडारण संचित करना। जड़ भोजन भंडारण संचित करती है या नहीं करती है? ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवलोकन करना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना है। ऐसे देखते जाएंगे। पौधे को सहारा देना है, ह्यूमस उपलब्ध कराना है, भोजन भंडारण संचित करना यही कार्य नहीं है। यही कार्य नहीं है, भोजन भंडारण संचित करना यही नहीं है। भंडारण नहीं संचित करती, बाकी सब करती है जड़। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्यातनाम भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। वह कर्नाटक की हैं। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किग्रा तक का भार उठा सकी थी। इसके बाद वह 12 वर्ष की थी, तभी वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। सही कथन है। इस तरह से इसमें भी आप देखेंगे कि क्या हो सकता है। यहाँ पर भी ए सी डी सही है। वह 12 वर्ष की थी तभी वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। फिर उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड किए हैं। वह 130 किग्रा तक का भार उठा सकती हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्यातनाम भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। यह भी सही होगा, यह भी सही होगा, और सी भी सही होगा, और डी भी सही होगा। तो ए सी डी कहाँ सही होगा? इसको देखते हैं किस विकल्प में ए सी डी है। ए सी डी दूसरे विकल्प में ए सी डी है। दूसरे विकल्प में देखिए ए सी डी है। इस तरह से दूसरा विकल्प सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित मुख्य कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा जल की पारंपरिक व्यवस्था हैं। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनमें केवल संदूषित जल होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त में कौन से कथन सही हैं, आप उसको ध्यान देंगे। तो यहाँ कथन नंबर 1 सही है। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था हैं। जल भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था भी है। और क्या है? बी भी है। क्या है बी? सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग भी होता है। सामुदायिक स्रोत में उनका प्रयोग होता है। इस तरह से यह ऑप्शन भी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, वर्ली एवं पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो वर्ली नामक स्थान कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। वर्ली नामक स्थान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। वर्ली नामक स्थान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। वर्ली नामक स्थान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती तथा राज्य हैं। निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती और समीपवर्ती राज्य हैं। कौन से राज्य हैं?
तमिलनाडु के निकटवर्ती केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। केरल, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो यहाँ विकल्प आपका सही है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। घास पर जानवर चलने के अंतर कर सकता है। तो कौन से हैं यहाँ कथन सही? बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता। यहाँ विकल्प आपका क्या आना चाहिए? आपका विकल्प क्या आना चाहिए? 21 प्रश्न का बाघ हवा के चलने और किसी घास पर किसी जानवर या कीड़े के चलने में अंतर कर सकता है। कौन कर सकता है? बाघ। इसी तरह से अगला प्रश्न आया, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं। ये सुरंगें विंध्याचल पर्वत में, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, किस पर्वत में पड़ते हैं? ये कहाँ पर पड़ते हैं? तो आपका उत्तर क्या सही होगा? सी, पश्चिमी घाट के पर्वत होते हैं। ये पश्चिमी घाट के पर्वत होते हैं जिसको अहमदाबाद से कहाँ जाने के लिए? अहमदाबाद से केरल की यात्रा करने में पश्चिमी घाट के पर्वतों को से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए हमारी ट्रेन उन पर्वतों के सुरंगों में होकर गुजरती है, पश्चिमी घाट के पर्वतों के सुरंगों में होकर गुजरती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नहीं है। पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। किन लोगों के सापेक्ष? अलास्का, लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना। तो यहाँ उत्तर ए सही है। किसके सापेक्ष हो सकते हैं? अलास्का यूएसए के नहीं, लीबिया नहीं, अल्जीरिया नहीं, अर्जेंटीना। ये विकल्प आपका सही होगा। अर्जेंटीना के सापेक्ष हो सकते हैं। किसके सापेक्ष हो सकते हैं? अर्जेंटीना के सापेक्ष हो सकते हैं। अगला प्रश्न आया 24। अर्जेंटीना के सापेक्ष हो सकते हैं। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए पानी पर तैरते तेल डालने की सलाह दी जाती है। ठहरे हुए पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे हुए पानी पर, रुके हुए पानी पर, इकट्ठा हुए पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो आपका विकल्प यहाँ कौन सा सही होगा? विकल्प 1 सही होगा। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तेल ऑक्सीजन की प्रकृति को आपूर्ति को काट देता है, मच्छर प्रजनन थम जाता है। इस तरह से ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न 25। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? मधुमक्खियों की तरह कौन सा कीट एक साथ नहीं रहता है? चींटी, दीमक, ततैया। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है बच्चों, कौन सा कीट नहीं रहता मधुमक्खियों की तरह एक साथ? मकड़ी, जो अकेला रहता है। एक जाल में एक ही मकड़ी रहती है। मकड़ियाँ जाल क्यों बनाती हैं? मकड़ियाँ अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बनाती हैं, ताकि उड़ते हुए कीड़े उसमें फंस जाएं और मकड़ियाँ आसानी से भोजन कर सकें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह से 26 प्रश्न है। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु, मौसम की स्थिति में संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से 3
मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? भारी वर्षा होती है तो यह गांव कहाँ पर होना चाहिए? मकान मजबूत बांस के खंभों पर नहीं बने होते। मजबूत बांस के खंभों पर नहीं बने होते। यह कहाँ होना चाहिए? यह होना चाहिए असम में। कहाँ होना चाहिए? यह होना चाहिए असम में। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? कौन सी एक पर्यावरण विषय वस्तु की थीम है? पहला है भोजन, दूसरा है सौरमंडल, तीसरा है मौसम, चौथा है ऊर्जा। तो यहाँ पे कोई क्या होगा? भोजन। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। इस तरह से पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन से कथन सबसे अधिक सशक्त हैं? सबसे अधिक सशक्त कथन कौन से हैं? यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। एक कथन। दूसरा कथन है यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। तीसरा कथन है यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। इस तरह से 4 कथन हैं। चारों कथन में सबसे उपयुक्त कथन है यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि बनाने में मदद करता है, या यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। एक ढांचा बनाने और अधिक बनाने में मदद करता है, अधिक रोचक बनाने में मदद करता है। पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त कारण है? यहाँ 4 कथन दिए गए हैं। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियाँ अनेक विषयों को छूती हैं। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए उपयुक्त होती हैं। कहानियाँ क्या क्या काम करती हैं इसको आप देखेंगे तो यहाँ कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। कहानियाँ क्या करती हैं? कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। इसी तरह से अंतिम प्रश्न जो है, इष्टिकापुरी नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है? इष्टिकापुरी नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है? वाराणसी, इलाहाबाद, इटावा। तो इसका सही विकल्प होगा इष्टिकापुरी नाम से उत्तर प्रदेश का इटावा जिला जाना जाता है। इष्टिकापुरी, इटावा। इटावा का पहला नाम, पूर्व नाम इष्टिकापुरी था। इस तरह से आज के 30 प्रश्न समाप्त हुए। इसी तरह से पर्यावरण के प्रश्न जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।